So today's lecture, we will start from where we left yesterday. Fundamentals of analysis of algorithm efficiency. Briefly repeat करेंगे last time के topics. So yesterday we discussed the analysis framework. algorithm की efficiency की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की efficiency होती है, एक time efficiency और दूसरी space efficiency. सो हम जो मोस्टली कंसिडर कर रहे होंगे दैट विल बी द टाइम एफिशिएंसी या फिर उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं. इसका रीज़न ये था कि पुराने दौर में बहुत टाइम एंड मेमोरी रिसोर्सेज बोथ वर एक्सपेंसिव, बट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ मेमोरी रिसोर्स काफ़ी चीप हो गया है बट एज़ कम्पेयर टू टाइम रिसोर्स. सो टाइम रिसोर्स अभी भी इम्पोर्टेंट है. सो अगर आप किसी एल्गोरिथम को टाइम रिसोर्स के रेस्पेक्ट से इम्प्रूव करते हैं तो आपको ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मिलेंगे. तो ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट टाइम रिसोर्स अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो बेहतर होगी एज कम्पेयर टू मेमोरी रिसोर्स. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टाइम रिसोर्स या फिर उसकी जो टाइम एफिशिएंसी होती है, रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, दैट इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ सम नंबर n. इनपुट आप जो एल्गोरिथम को प्रोवाइड करते हैं, द साइज ऑफ इनपुट डिफाइंस द फंक्शन एफ ऑफ एन. जो रन टाइम फंक्शन होता है, रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ साइज ऑफ एन. तो इसमें हमने पुट करके देखा था, एग्जांपल भी देखी थी. एन की वैल्यू चेंज की थी, सेम फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी रन टाइम थी, उसके अंदर हमने दो टाइम की वैल्यूज रखी थी तो हमें दो डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे थे. प्रॉब्लम सेम था लेकिन उसकी सिर्फ एन की वैल्यू चेंज करने से आपके पास जो ओवरऑल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं. तो आप इनपुट की साइज़ या साइज़ ऑफ एन वो कैसे मेजर करते हैं? तो अब ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे. तो अगर आपका प्रॉब्लम है एरे से रिलेटेड, जो लिस्ट को सॉर्ट करता हो, लिस्ट में से एक्सट्रीम वैल्यूज, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यूज चूज करता हो, तो उस केस में एन इज सिंपली द साइज ऑफ लिस्ट. इसी तरीके से अगर आप पॉलिनोमियल इक्वेशन एवेल्युएट कर रहे हैं, सो n विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन. सही है. सो चॉइस ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम एट हैंड. उसके बाद हमने रन टाइम मेजर कैसे करेंगे उसके यूनिट की बात की थी. तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट, दैट इज सेकंड, can be used to measure runtime of an algorithm, but there are drawbacks for such an approach. इसके drawbacks क्या हैं अगर आप सेकंड यूज़ करेंगे? अगेन drawbacks ये हैं कि उसकी डिपेंडेंस होती है एक तो कंप्यूटर पे, दूसरा उसकी डिपेंडेंस होती है कि एल्गोरिथम को आपने इम्प्लीमेंट जो किया है, इम्प्लीमेंटेशन कितनी एफिशिएंट आपने की है उस पर डिपेंडेंट है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंपाइलर. जो कंपाइलर आपने यूज़ किया है कोड कंपाइल करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी क्या है. तो इससे आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा, सही अंदाज़ा नहीं होगा. सेम एल्गोरिथम डिफरेंट मशीन पे, डिफरेंट कंपाइलर पे डिफरेंट नंबर ऑफ सेकंड या मिली सेकंड में एग्जीक्यूट होगा. तो इसका हमने पॉसिबल सॉल्यूशन क्या निकाला था यूनिट्स को मेजर करने का? वन पॉसिबल अप्रोच is to count the number of times each operation is executed. But this approach is also difficult and usually unnecessary. अब आप किसी भी एल्गोरिथम के सारे जितने भी स्टेप्स हैं, इंडिविजुअल स्टेप्स, सबको तो आप इजीली काउंट नहीं कर सकते. सो द बेस्ट वे इज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ एन एल्गोरिथम, ऑल्सो नोन एज द बेसिक ऑपरेशंस. तो बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? These are the operations
that contribute the most to the total running time of the algorithm. So हम जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको ही काउंट कर रहे होते हैं. तो इस केस में मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी विजुअल स्टूडियो के अंदर कि फॉर एग्जांपल हमने यूक्लिड्स एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया था. तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम के केस में जो आपके मोस्टली रिपीटेड स्टेप्स हैं बेसिक ऑपरेशंस वो इस लूप के अंदर है. लूप के बाहर की जो स्टेटमेंट्स हैं ये सिर्फ एक ही मरतबा जब आप फंक्शन कॉल करते हैं फर्स्ट टाइम तो ये एक ही मरतबा एग्जीक्यूट होती हैं ये स्टेटमेंट्स. बाकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीटेड स्टेटमेंट्स हैं वो ये हैं. इसीलिए हमने यहाँ पे मैंने आपको शो किया था नंबर ऑफ स्टेप्स या स्टेप काउंटर. तो लूप की आइट्रेशन में मैंने हर आइट्रेशन में स्टेप काउंट प्लस प्लस कर दिया था. So as an example, most sorting algorithms आपके जो sorting algorithms हैं that usually work on keys. किसी एक की एलिमेंट को कंपेयर करके sorting करते हैं. For example, if you have a list of numbers, list of integers, so list के अंदर जितने भी integer values हैं वो एज अ कीज ट्रीट होती हैं और आपका जो algorithm है वो उन कीज को कंपेयर करके सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा होता है. सो फॉर सच एन एल्गोरिथम द बेसिक ऑपरेशन इज की कंपैरिजन. सो की कंपैरिजन जो हो रही होती है आपकी वो कहाँ पे हो रही होती है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के अंदर. आपके जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं उनमें आप सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए एलिमेंट्स को या आप कीज़ कह सकते हैं उनको, तो उनको जो आप कंपेयर कर रहे होते हैं वो कहाँ पे कर रहे होते हैं, किस कंस्ट्रक्ट या किस स्ट्रक्चर के अंदर कर रहे होते हैं. आइडिया है कौन से कंस्ट्रक्ट के अंदर आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम में. एनीवन? और जब सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सॉर्टिंग के अंदर फॉर एग्जांपल एरे के एलिमेंट्स कंपेयर कर रहे होते हैं. एरे आई इज़ लेस देन और इक्वल टू एरे जे, इस तरह से आप कंपेयर कर रहे होते हैं. तो ये कंपैरिजन कहाँ पे हो रही होती है? ये कंपैरिजन आपके लूप स्ट्रक्चर के अंदर हो रही होती है. ऐसा ही है ना. यूजुअली आपके पास नेस्टेड लूप होता है, उसके अंदर आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं एरे के इंडेक्सेस को, आई जे इंडेक्स को, वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं और स्वैपिंग हो रही होती है. सो द बेसिक ऑपरेशन इज की कंपैरिजन. और ये जो ऑपरेशन है ये टिपिकली आपके पास हो रहा होता है लूप के अंदर. सो आप लूप के अंदर जो है उसको आप एज अ बेसिक ऑपरेशन कंसिडर करते हैं की कंपैरिजन को. और इस लूप के अंदर जितनी भी कंपैरिजन है तो हर कंपैरिजन पे आप स्टेप काउंट प्लस प्लस कर देते हैं. इसी तरीके से अगर आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पे की ऑपरेशंस कंपैरिजन नहीं होते बल्कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स के अंदर यूजुअली आपकी अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो रही होती हैं, which are addition, subtraction, multiplication and division. These are your key operations, and these are also the most time consuming operations. The most time consuming operation among them division सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, followed by multiplication. उसके बाद addition and subtraction ये similar amount of time ले रही होती हैं. Therefore, the framework for the analysis of algorithms time efficiency suggests that measuring it by counting the number of times the algorithm's basic operation is executed on inputs of size n.
तो ये जो फ्रेमवर्क है, एफिशिएंसी एनालिसिस का फ्रेमवर्क, द एनालिसिस फ्रेमवर्क, ये क्या सजेस्ट करता है कि आप जो टाइम एफिशिएंसी मेजर करेंगे वो आप इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स के टर्म में मेजर नहीं कर रहे होंगे, बल्कि you will be counting the number of times basic operation is executed for input size n. So here this line is important. So time efficiency is measured by counting the number of times an algorithm's basic operation is executed on input of size n. So this is the bottom line. Is it clear? जब हम algorithm analysis framework की बात करते हैं, so that means we will not be measuring the execution time in seconds or milliseconds or microseconds, but our measure will be, हमारा measure क्या होगा इस केस में, the number of times algorithm's basic operation is executed for input of size n. Is it clear? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आपकी बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो आपको डिसाइड करनी है बेसिक ऑपरेशंस क्या है, और इनपुट साइज क्या होगी वो आपको डिसाइड करनी है. तो एन की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये भी अब डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है एंड बेसिक ऑपरेशंस कौन सी हैं. अगर सॉर्टिंग है तो की कंपैरिजन हो रही है, अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूजुअली आपकी बेसिक ऑपरेशंस हैं. इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम की. अब आप एल्गोरिथम डिज़ाइन कर चुके हैं, तो एल्गोरिथम के स्टेप काउंट भी आपने कर लिए, लेकिन अगर आप एक्चुअल जो किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर सिस्टम पे एग्जीक्यूशन टाइम मेजर करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आप कैसे करेंगे. तो उसका फार्मूला ये है, टाइम टी एन इज रफली इक्वल टू, ये एस्टिमेशन का सिंपल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, रफली इक्वल है, यानी कि एस्टिमेशन है, सी ऑफ टाइम्स सी एन. सो ये दोनों क्या है, सी ऑफ क्या है और सी एन क्या है, ये देख लें. सी ऑफ is the execution time of algorithm's basic operation on a particular computer. ये स्टेटमेंट समझ रहे हैं? एल्गोरिथम का जो बेसिक ऑपरेशन है उनका एक्चुअल जो फिजिकल एग्जीक्यूशन टाइम है वो हर कंप्यूटर पे अलग होगा. सही है? So that depends on the speed of computer. So COP is basically the execution time of algorithm's basic operation on a particular computer, which is different for different computers. This depends on the speed of that particular computer. And the second factor, that is CN, is the number of times this operation needs to be executed for this algorithm. So जो basic operation है ये कितनी टाइम्स रिपीट होगी, दैट इज सी एन. इज दैट क्लियर? सो इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्चुअल रनिंग टाइम मिल जाएगा इन सेकेंड्स. तो अगर आप इस लाइन को गौर से पढ़ें, द टी एन ऑफ अ प्रोग्राम is the estimated running time by implementing this algorithm on that particular computer. So ये जो actual running time है TN, this is computer dependent. So for example, मैं आपको करके दिखा दूँ. लेट्स से आपके पास, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक सी ऑफ है एंड वी हैव सी ऑफ एन. सी ऑफ इज दी रनिंग टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ बेसिक ऑपरेशन ऑन अ कंप्यूटर. सो लेट्स से बेसिक ऑपरेशन का रनिंग टाइम है आपके पास सेकेंड्स. आपकी बेसिक ऑपरेशन है फॉर एग्जांपल सी ऑफ इज
कंपैरिजन ऑपरेशन। आप सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, सॉर्टिंग में आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, दो एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। सो जो कंपैरिजन का टाइम लगता है, सपोज फॉर मशीन ए दिस टाइम इज 0.01 seconds. In the total number of times this comparison is repeated, for example आपके पास 10 एलिमेंट्स का एरे है, तो आपकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर्ड, तो लेट्स से 100 टाइम्स आप कंपैरिजन करते हैं टोटल। तो आपका जो टाइम टी ऑफ एन, जो एक्चुअल रनिंग टाइम है इन सेकेंड्स, वो आपका ये बनेगा 0.01 टाइम्स 100 seconds, which is equal to 1 second, roughly 1 second, roughly equal to 1 second। तो अगर आप सेम प्रॉब्लम करते हैं मशीन पे, मशीन बी लेट से इज फास्टर, सेम ऑपरेशन कंपैरिजन का मशीन बी परफॉर्म कर लेती है लेट से 0.001 सेकेंड में, एंड द प्रॉब्लम इज सेम, सी एन रिपीटेशन 100 टाइम्स रिक्वायर्ड है क्योंकि प्रॉब्लम सेम है। तो टी एन ऑफ मशीन ए इज 1 second, टी ऑफ एन of machine B is 0.001 times 100 second. So this becomes 0.1 second. So जो एक्चुअल रनिंग टाइम है एल्गोरिथम का किसी मशीन पे इम्प्लीमेंट करने के बाद, that is dependent on the actual speed of the machine, COP। तो ये बेसिक ऑपरेशन मशीन है 0.01 सेकेंड में कंप्लीट कर लेती है, लेकिन मशीन 2 जो है, जो मशीन बी है, वो फास्ट मशीन है 0.001 सेकेंड में ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लेती है कंपैरिजन का। प्रॉब्लम क्योंकि सेम है तो नंबर ऑफ कंपैरिजन दोनों में सेम लगेगी, तो आप एक्चुअल रनिंग टाइम या टीएन दोनों मशीन्स के लिए इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन एल्गोरिथम एनालिसिस में हम यूजुअली जो एक्चुअल रनिंग टाइम है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे होते। हमारा जो एनालिसिस फ्रेमवर्क है वो नंबर ऑफ स्टेप्स को या मशीन इंडिपेंडेंट रन टाइम को कैलकुलेट कर रहा होता है। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है एक्चुअल रनिंग टाइम आप कैसे कंपेयर करते हैं? आपका जो बेसिक ऑपरेशन है दैट इज कंपैरिजन, एंड दिस प्रॉब्लम इज actual running time on a machine, on a computer, whatever you name it। ये तो किसी भी स्पेसिफिक मशीन पे अल्गोरिथम का एक्चुअल रन टाइम आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि एक रफ एस्टीमेट होता है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट बट अ रफ एस्टीमेट। इज इट क्लियर? अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक्चुअल लर्निंग टाइम और एल्गोरिथम का जो रन टाइम एल्गोरिथम का होता है और मशीन का जो एक्चुअल लर्निंग टाइम है, दोनों में क्या डिफरेंस है? कल मैंने आपको इस तरह की कैलकुलेशन करके दिखाई थी जिसमें हमने एल्गोरिथम का रन टाइम देखा था, नंबर ऑफ स्टेप्स, और अब मशीन स्पेसिफिक रनिंग टाइम हमने देखा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रन टाइम्स? डिफरेंस बता सकता है कोई?
37 नहीं है क्या? बेटा तो है। हाँ भाई 37 तुम बताओ। इन दोनों रनिंग टाइम में फ़र्क क्या है? मशीन का रन टाइम है, एक एल्गोरिथम का रन टाइम है। एल्गोरिथम एफिशिएंसी एंड रॉ पावर, machine raw power. Okay. Any other difference? Machinery. अच्छा मुझे क्लियर डिफरेंस बता दें दोनों के अंदर। एल्गोरिथम का रन टाइम इनपुट पे डिपेंड करता है, मशीन का भी इसी पे करता है। अगर आप इनपुट चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल मैं इनपुट चेंज कर दूं तो कंपैरिजन बढ़ जाएंगी, एड़े बढ़ा दूं तो इससे आपका रन टाइम भी चेंज हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, इनपुट चेंज करने से आपका जो रन टाइम पे डिफरेंस आएगा वो दोनों तरफ आएगा। आपकी मशीन की रन टाइम पे भी फ़र्क आ जाएगा अगर आप इनपुट बढ़ा देते हैं, और एल्गोरिथम का जो रन टाइम है उस पर भी फ़र्क आएगा। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? आपका जो एल्गोरिथम का रन टाइम होता है और दूसरा स्पेसिफिक मशीन जिस पे आप स्पेसिफिक मशीन इम्प्लीमेंटेशन रन टाइम एंड एल्गोरिथम रन टाइम, मेन डिफरेंस क्या है दोनों का? मैं यहाँ पे मशीन्स की कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा, मशीन ए फास्टर है या बी फास्टर है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इम्प्लीमेंटेशन मैंने बात की है मशीन डिपेंडेंट की, यानी कि रनिंग टाइम, एक्चुअल रनिंग टाइम ऑफ अ मशीन, एक्चुअल रनिंग टाइम एंड एल्गोरिथम रनिंग टाइम। एल्गोरिथम रनिंग टाइम और एक्चुअल जो रनिंग टाइम होता है उनमें मेन डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल आपने सॉर्टिंग का एल्गोरिथम यूज़ किया है, इसी एग्जांपल को लेते हैं, आपने सॉर्टिंग का एल्गोरिथम यूज़ किया है, उसके अंदर जो आपकी बेसिक ऑपरेशन है एल्गोरिथम की कंपैरिजन, ये कंपैरिजन ऑपरेशन वो एग्जीक्यूट होती है 1000 टाइम्स, CN 1000 टाइम्स रिपीट होती है, लूप के अंदर 1000 कंपैरिजन होती हैं। सो दिस CN इज मशीन इंडिपेंडेंट। आप किसी भी मशीन पे चलाएं, सेम प्रॉब्लम देंगे सेम एल्गोरिथम के साथ, तो वो सेम नंबर ऑफ स्टेप्स ही लेगा। तो मशीन ए की बात करें तब भी 1000 टाइम्स है, बी की बात करें तब भी 1000 टाइम्स बेसिक ऑपरेशंस या बेसिक नंबर ऑफ स्टेप्स रिपीट होंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल रनिंग टाइम की बात करें, दैट इज़ मशीन डिपेंडेंट। वो किस पे अगेन आप डिपेंड करता है, जितनी भी बेसिक नंबर ऑफ स्टेप्स हैं एल्गोरिथम की, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे मशीन की स्पीड के साथ, तो आपको एक्चुअल रनिंग टाइम मिल रहा है। और समझ में आ रहा है? Algorithm efficiency, algorithm runtime is basically just the number of steps which is independent of underlying machine, underlying implementation. But the actual running time of a machine depends on the processing speed of the machine. This is not second algorithm but the second machine. Algorithm एक ही है, algorithm 1000 number of steps ले रहा है दोनों केसेस में।
लेकिन मशीन डिफरेंट टाइम दे रही हैं, 2 मशीन हैं, तो एक्चुअल टाइम दोनों का अलग आ रहा है। अल्गोरिथम सेम है। So basic difference is algorithm is machine independent. It only gives you the number of steps या number of times the basic operation is executed. सही है, वो सेम रहेगा सारी machines पे, but the actual learning time depends on the speed of the machine. सही है, इसके अलावा वो डिपेंड करता है आपने प्रोग्राम कैसा एफिशिएंट, कितना एफिशिएंट बनाया है, प्लस कंपाइलर आपका कितना एफिशिएंट है। Is that clear? अच्छा, नीचे यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, अगर आप किसी मशीन का एक्चुअल लर्निंग टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फार्मूला को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिस वन शुड बी यूज विद कॉशन। इसका मतलब ये है कि ये हर मरतबा आपको एग्जैक्ट वैल्यूज रिटर्न नहीं करेगा, बिकॉज द काउंट CN does not contain any information about operations that are not basic, and the count itself may also be computed approximately. सही है, बट स्टिल अनलेस आपकी जो n की वैल्यू है वो एक्सट्रीमली हाई है, इनपुट्स की वैल्यू, या एक्सट्रीमली लो है, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं है तो आपको ये रीज़नेबल एस्टिमेटेड रनिंग टाइम, एक्चुअल रनिंग टाइम किसी मशीन का रिटर्न कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, द ग्रोथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या फिर ग्रोथ ऑफ फंक्शंस। दिस इज इम्पोर्टेंट। सो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को हमने पहले भी देखा था, हमने ग्राफ के अंदर देखा था आपने, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ के एल्गोरिथम, उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो क्या थी। अगर वो मैं रिपीट कर दूं, आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखें, ग्रोथ रेट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। सो यहाँ पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ के एल्गोरिथम्स हैं, O of log n, O of n, O of n log n, O of n squared, and this is 2 power n exponential, and this factorial complexity algorithm. So देखें, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी इस फंक्शन की ग्रोथ ज़्यादा होती है, यानी कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनपुट साइज जैसे बढ़ाएंगे n, आपका एल्गोरिथम उतना ज़्यादा पास करेगा जितनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। सही है, जितने आप एलिमेंट्स बढ़ाएंगे नंबर ऑफ ऑपरेशंस उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये ग्राफिकल फॉर्म है, इसी को अगर आप रिप्रेजेंट करें टेबुलर फॉर्म में तो ये आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट से n की वैल्यू 10 है, log n कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम 3.3 स्टेप्स ले रहा है। n कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम 10 पावर 1, n log n 3.3 टाइम्स 10 पावर 1 स्टेप ले रहा है। n स्क्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी 10 स्क्वायर टाइम चलेगा। सही है, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी 10 पावर 3 है, n फैक्टोरियल द हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम, ये इतनी मरतबा चलेगा। अब सिर्फ आप पावर इंक्रीज कर दें, इनपुट को 10 के बजाय 100 कर दें, तो नंबर ऑफ स्टेप्स देखें कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो जैसे ही आप इनपुट की साइज़ बढ़ाते हैं, जितनी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी उतने ही उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज़्यादा ग्रो होंगे। ये समझ में आ रहा है, ये टेबल फॉर्म है ग्रोथ रेट ऑफ फंक्शंस का, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का, और उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको शुरू में दिखाया था। ये समझ में आ रहा है आपको?
बाकी लोगों को ये आइडिया हो रहा है कि आपके एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा। जैसे ही आप इनपुट में थोड़ा सा एन की साइज़ बढ़ाएंगे, इनपुट बढ़ाएंगे, तो नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो देखें आप इनपुट की साइज़ बढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स आपके इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हाई है तो आप इनपुट साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स देखें किस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे n की साइज़ 10 पावर 3 यानी कि 1000 एलिमेंट्स है अगर, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी एंड फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम है। यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किए गए टेबल के अंदर कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, विच इज़ अनइमेजिनेबल, यानी कि अनप्रैक्टिकल है। अगर 10 पावर 3 की इनपुट देते हैं आप n फैक्टोरियल या 2 पावर n क्लास के एल्गोरिथम को, तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है या नंबर ऑफ स्टेप्स है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएंगे, यानी कि वो किसी प्रैक्टिकल टाइम में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। तो इस जो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम्स होते हैं दे आर ओनली प्रैक्टिकल या एप्लीकेबल फॉर स्मॉल इनपुट वैल्यूज़। अगर इनपुट वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं तो आप मैक्सिमम n पावर कॉम्प्लेक्सिटी तक जा सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल और फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम्स हैं वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट तो खैर आप कर लेंगे, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है वो आपकी लाइफ टाइम पूरे होने के बाद भी नहीं आएगा। नंबर ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे। अगर 10 पावर 3 की कॉम्प्लेक्सिटी है और आप ये इस कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको आप इनपुट देते हैं 10 पावर 3 यानी कि 1000 एलिमेंट्स का, तो वो इतना टाइम लेगा कि आपकी अपनी लाइफ टाइम पूरी हो चुकी होगी। आप कैलकुलेट करके देख लें 10 पावर 3 की वैल्यू क्या आती है, या दिस वन। अगर आपकी इनपुट साइज है 100 एलिमेंट्स की तो 2 पावर n इस कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम कितने टाइम में ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है। इसको अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो कैलकुलेट करके देखें कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। नीचे इसकी एग्जाम्पल भी है, ये एग्जाम्पल भी दिया यहाँ पे देखें। It would take about 4 times 10 power 10 years for a computer। आपका जो कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है जो कि ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड एग्जीक्यूट कर रहा है, सही है। सो अगर आप उसको इनपुट साइज ज़्यादा दे देते हैं सो वो इतना टाइम लेगा। सो ये जो टाइम है, ये जो टाइम है दैट इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स एस्टिमेटेड एज ऑफ अर्थ। सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस इस तरह जब एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं तो आपका जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम है, अगर आपकी मशीन बहुत फास्ट भी है, सुपर कंप्यूटर भी है, तब भी वो उन ऑपरेशंस को किसी प्रैक्टिकल अमाउंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप इस फार्मूला में रख दें। फॉर एग्जांपल आपका एल्गोरिथम एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी का है, सो आप ये करते हैं 10 पावर, लेट से हम ये एग्जांपल उठा दें। आपकी इनपुट साइज है दिस वन 10 पावर 3 यानी कि 1000 एलिमेंट्स, या 10 पावर 4 ले लेते हैं। तो 10 पावर 4 यानी कि 10,000 एलिमेंट्स। उस केस में आप आपका एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है 10 पावर 12। तो 10 पावर 12
और आपका कंप्यूटर जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो है 0.01 सेकेंड्स पर इंस्ट्रक्शन। तो आपको इससे मल्टीप्लाई कर दें 10 पावर 12 से, तो देखें एक्चुअल कितने सेकंड्स आ रहे हैं, ये कैलकुलेट करके मुझे बताएं। अगर आपके बेसिक ऑपरेशंस एल्गोरिथम इतने ले रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स और आपके कंप्यूटर की स्पीड है 0.01 सेकेंड्स पर इंस्ट्रक्शन, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, देखें आउटपुट कितने सेकंड्स आता है। अटेंडेंस में डाउनलोड कर लेता हूँ, डोंट वरी अबाउट अटेंडेंस। लिस्ट डाउनलोड कर लिए। इसको ज़रा कैलकुलेट करें। इसका आंसर क्या आता है? 0.01 टाइम्स 10 पावर 12, कितने सेकंड्स मिलते हैं आपको? या फिर आप इसको 10 पावर 9 कर दें। इसका रिजल्ट मुझे बता दें क्या आ रहा है। इसका रिजल्ट ये आ रहा है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ सेकंड्स। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 60 से, तो इतने मिनट्स लगेंगे। इसको मैं फर्दर डिवाइड कर दूं 60 से, तो इतने आवर्स लगेंगे 2777777। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो कितने दिन लगेंगे? 115740, इतने दिन लगेंगे। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 365 नंबर ऑफ डेज पर ईयर, तो 317 साल लग जाएंगे आपको अगर आप n पावर 4 इनपुट का जो इनपुट साइज है, यानी कि 10,000 एलिमेंट्स, उसको आप अप्लाई करते हैं एल्गोरिथम जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है n पावर 3, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में 317 साल लग जाएंगे। दैट इज लार्जर देन योर लाइफ टाइम। इज दैट क्लियर? अगर आपकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो आप उसको लार्जर इनपुट देंगे, दैट विल आउट डू योर लाइफ टाइम। आपके लाइफ टाइम में भी उसकी कंप्यूटेशन पूरी नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएगा। तो शुरू में हमने जब बात की थी एल्गोरिथम्स की, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम का जो आउटपुट है वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में आना चाहिए। इज दैट क्लियर? कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस समझ में आ रही हैं? एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ जाती है तो आपको ये इतने आपने नौ सेकेंड्स कैलकुलेट किए हैं, इसको आप डिवाइड कर देंगे 60 से तो मिनट मिल जाएंगे। अगेन डिवाइड कर दें इस नंबर को 60 से तो आवर्स मिल जाएंगे। 24 से फर्दर डिवाइड कर दें, डेज मिल जाएंगे। सो इज इट क्लियर? आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है अनइमेजिनेबली बढ़ जाती है, जो आपका टाइम है रनिंग टाइम। सो आपकी जो एल्गोरिथम जब आप इम्प्लीमेंट करें तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? राइट। सो इसी वजह से मैंने बताया था कि ये जो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम्स हैं ये यूजुअली नॉन प्रैक्टिकल होते हैं। ये प्रैक्टिकली आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल सिर्फ आपकी अगर इनपुट साइज स्मॉल है वहाँ पे ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज these algorithms are not practical, they will not produce
result in a reasonable amount of time. Yes, आप इनको NP hard problems भी कह सकते हैं. All right. Questions हैं यहाँ तक? अच्छा, आपको ये चीज़ें क्लियर हैं? एल्गोरिथम का एक तो चीज़ होती है आपकी एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप्स, वो इंडिपेंडेंट होती हैं आपकी जो एक्चुअल कंप्यूटर है उसके साथ, उससे इंडिपेंडेंट होती हैं. तो एक्चुअल रनिंग टाइम आप कैसे निकालते हैं? आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं कंप्यूटर की स्पीड के साथ, यानी कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, या कितने टाइम में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेता है, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ टाइम मिल जाएगा. तो ये चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी. NP हार्ड प्रॉब्लम ये आप ऑटोमेटा थ्योरी में पढ़ लें. ये एक क्लास है प्रॉब्लम्स की जो कि ऑलमोस्ट सॉल्वेबल नहीं होती. ऑलराइट, आज के लिए इतना काफ़ी है. इफ़ यू हैव क्वेश्चंस यू मे आस्क. Any questions, queries? All right. ऑल क्लियर? इसका मतलब क्या है? ऑल सारा ऊपर से गुजर गया.